Hello my dear students. Today in this video we are going to continue with the third chapter of physics of class 9, that is laws of motion. This is our 7th lecture. So please ensure that you have watched all the previous lectures for this chapter, that is lecture 1 to lecture 6, before proceeding with lecture 7. In this lecture, the first topic that we are going to start is equations of motion under free fall. Okay, now free fall मतलब कोई बॉडी फॉलिंग फ्रीली हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. यस, ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा उस पर और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. मीन्स देर इज़ नो एयर, देर इज़ नो वाटर अराउंड, अ बॉडी इज़ फॉलिंग इन वैक्यूम. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फ्री फॉलिंग बॉडी, और उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी एक्ट कर रहा है. And what is the acceleration produced in the body when it is falling freely? We have already studied that the acceleration which is produced in the body under free fall is known as acceleration due to gravity. ग्रेविटी के वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं. सो दिस स्मॉल जी इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. वी हैव स्टडीड 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन वाज v इक्वल्स टू u प्लस at. I think everybody remembers these equations and you should learn them by heart. S equals to ut plus half at square. And what is the third equation that we have already studied in the previous chapter? V square equals to u square plus 2as. Okay, तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है जो मेरा प्रीवियस चैप्टर का वीडियोस को नहीं देखा है, तो पहले उन वीडियोस को देख लो. देन ओनली दीज थिंग्स विल बी क्लियर. बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था. सो फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. नाउ वन थिंग इज़ क्लियर कि इक्वेशन में जहाँ जहाँ a दिख रहा है मुझे, सी फर्स्ट इक्वेशन में मुझे a है, सेकंड इक्वेशन में भी यहाँ पर a है, a मीन्स एक्सेलरेशन, और थर्ड इक्वेशन में भी a है. तो ये इक्वेशन a को तो मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? g से, क्योंकि फ्री फॉलिंग केस में व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड? दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो आई विल रिप्लेस दिस a विथ g. Okay, and now one more symbol is there, s. You can see s is also there in the third equation and in the second equation and third equation. This s is what? S is representing the displacement in the body. तो जब बॉडी फॉलिंग फ्रीली हो रहा है, फ्री फॉल में वो कितना हाइट ट्रैवल किया या कितना उसका किस हाइट से उसको गिराया गया, दैट इज डिनोटेड बाई h. So h is actually the height from which the body is falling freely. So this h will be the displacement in the body. Yes or no? Think कितना डिस्प्लेसमेंट होगा अगर उसको h हाइट से गिराया जाएगा, तो बॉडी में h डिस्प्लेसमेंट होगा. तो इन प्लेस ऑफ s आई विल पुट h. ठीक है, तो s फॉर स्वान को हटा के हम h फॉर हैन को डाल देंगे, और फिर a फॉर एप्पल को हटा के हम g फॉर ग्रीनरी या g फॉर गन को डाल देंगे. नाउ सो आवर इक्वेशंस विल गेट मॉडिफाइड एंड इट विल लुक लाइक, so I am erasing the screen and I am writing the modified form of equations. So it will look something like, पहला इक्वेशन बन जाएगा हमारा v इक्वल्स टू u प्लस, अब a के जगह हम g लिख देंगे gt. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा s को हटा के h लिखेंगे, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. ठीक है, and third equation will be modified into v square equals to u square plus 2gh. I think तीनों equations clear हैं. हमने a के प्लेस पे g लिख दिया and s के प्लेस में h लिख दिया. Okay, now this was the condition when the body was falling freely. Imagine a case where a body is thrown upwards. अभी हम एक दूसरा केस को डील कर रहे हैं. ये तो इक्वेशंस हो गया बॉडी जब फ्रीली फॉलिंग कर रहा है, इक्वेशंस क्लियर भी है. लेकिन अभी सेकंड हम क्या कर रहे हैं, इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड्स, सपोज उसको ग्राउंड से ऊपर में फेंका गया एंड इट गोज़ टू अ हाइट ऑफ h डिस्टेंस. h डिस्टेंस वो ऊपर जाता है, तो h डिस्टेंस ऊपर जाता है मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है?
h होता है. सो हियर वेर एवर वी हैव रिटन h, इट विल नॉट चेंज. h तो रहेगा अपने जैसा है वैसा ही, बिकॉज हाइट उतना ही जितना हाइट है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. बट वॉट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन इट इज थ्रोन अप? थिंक, what is the acceleration produced in the body? Is it acceleration or is it retardation? Yes, obviously acceleration is retardation is acceleration only, but think carefully, क्या ये acceleration का वैल्यू नेगेटिव होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि बॉडी को जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो उसका स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है, और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उसका स्पीड ज़ीरो हो जाता है, तो ऊपर जाकर रुक जाता है, और उसके बाद फिर वो नीचे गिरने लगता है. तो वो तो अलग केस हो गया. हम सिर्फ बात कर रहे हैं जब बॉडी ऊपर जा रहा है. तो जब बॉडी ऊपर जा रहा है और व्हेन इट इज़ एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो उस दौरान उसमें जो एक्सेलरेशन एक्ट होता है, दैट एक्सेलरेशन इज एक्चुअली नेगेटिव एक्सेलरेशन. सो इंस्टेड ऑफ जी, दैट इज एक्चुअली माइनस जी. सो इट विल बी माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उस पर काम करता है. तो आवर इक्वेशंस विल बी मॉडिफाइड when the body is thrown upwards. उस केस में हमारा इक्वेशन किस तरह से हो जाएगा? v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, जहाँ जहाँ प्लस है माइनस हो जा रहा है. और थर्ड इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच. तो हमें केयरफुल रहना है कि हमें ये चीज़ केयरफुल रहना है कि ये जो पहला 3 इक्वेशंस हमने लिखा, ये पहला 3 इक्वेशंस हो गया बॉडी अंडर फ्री फॉल का, और ये तीनों इक्वेशंस जो हमने लिखा इधर, ये तीनों हो गया बॉडी व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, तो ये तीनों हो गया, ये हो गया थ्रोन अपवर्ड्स, और ये हो गया थ्रोन डाउनवर्ड्स या फॉलिंग डाउनवर्ड्स under free fall. I hope the equations are clear. And what is the value of g in both the cases? The value of g is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये क्लियर हो गया. आज हम न्यूमेरिकल भी करेंगे इस पर, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. और नेक्स्ट टॉपिक इज़, आई थिंक यू हैव रिटन इट. अगर लिख लिए हो तो बहुत अच्छा, नहीं लिखे हो तो वीडियो को पॉज करके ये 6 इक्वेशंस को लिख लो और हेडिंग दे दो. इसका ये फ्री फॉलिंग का है और ये बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स का है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मास एंड वेट. ठीक है, तो नया टॉपिक नहीं है, बहुत जूनियर क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है. नाउ हियर इट इज़ ऑल्सो देयर, सो वी विल डिस्कस इट. मास इज़ एक्चुअली द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी. कितना मैटर है किसी बॉडी में, उसका मेजर, उसको मेजर करेंगे. तो जिस फिजिकल क्वांटिटी ये मेजर करता है कि कितना मैटर है इस किसी भी बॉडी में, दैट इज़ मास. और उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जनरली हम लोग, वो है बीम बैलेंस का यूज़ करते हैं. ठीक है, एंड इसका एसआई यूनिट क्या होता है? केजी होता है. मास का एसआई यूनिट केजी होता है. जनरली किसी भी बच्चे से पूछो कि वेट का क्या एसआई यूनिट होता है, वो केजी बोल देता है, बट दैट इज़ रॉन्ग. अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं पता है तो प्लीज़ इसको दिमाग में बैठा दो कि वेट का यूनिट केजी नहीं होता है, मास का यूनिट केजी होता है. वेट का यूनिट न्यूटन होता है. क्या होता है वेट का यूनिट? न्यूटन, बिकॉज वेट इज़ नथिंग बट फोर्स. वेट का डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में. वेट का डेफिनेशन में देखोगे, वेट इज़ द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो वेट अगर फोर्स है तो उसका ऐसा यूनिट न्यूटन होना चाहिए. वेट को मेजर किससे करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं. ठीक है, लैब में है, तुम लोगों के स्कूल के लैब में. अभी लॉकडाउन चल रहा है, तुम लोग बेचारे नहीं जा पा रहे हो स्कूल, बट जब स्कूल खुलेगा यू विल सी दैट देयर इज़ अ स्प्रिंग बैलेंस इन योर फिजिक्स लैब. और मे बी देख भी चुके होंगे, क्योंकि जूनियर क्लास 6 में भी आई थिंक स्प्रिंग बैलेंस का एक्सपेरिमेंट्स है. तो स्प्रिंग बैलेंस everybody must have seen, and this is the instrument with which we measure the weight of a body. beam balance से हम लोग मास को मेजर करते हैं. चलो क्लियर हो गया. ठीक है, now we have to discuss certain more important things. एक इक्वेशन हमने पढ़ा था, याद करो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने इक्वेशन पढ़ा था. क्या इक्वेशन था? F इक्वल्स टू ma. याद करो, देखो ये सारी चीज़ों को याद करनी चाहिए. कहाँ से कहाँ हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ये कनेक्शन जब सीख जाओगे ना, फिज़िक्स खिलौना बन जाएगा. बहुत आसान लगेगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा. तो हम कनेक्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को सेकंड चैप्टर से. वेट को हम कनेक्ट कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से. ठीक है, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं देखो, कनेक्शन देखो. सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब हमने पढ़ा था तब हमने ये इक्वेशन पढ़ा था, F इक्वल्स टू ma. अभी हमने पढ़ा कि वेट भी फोर्स होता है.
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है, इस फोर्स के जगह हम W लिख देते हैं, क्योंकि फोर्स के जगह हम वेट लिख सकते हैं, बिकॉज वेट इज़ फोर्स ओनली। तो जब कभी भी हम वेट की बात कर रहे हैं तब उसमें कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है? वेट मतलब कि उस पर कौन सा फोर्स की वजह से वेट हम बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ जिस अमाउंट ऑफ फोर्स से खींच रहा है किसी बॉडी को, उसी फोर्स को हम वेट बोल रहे हैं। यानी कौन सा एक्सेलरेशन उस पर एक्ट कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? W इक्वल्स टू mg। ये जो इक्वेशन हमने लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये कोई नया इक्वेशन हमने नहीं लिखा, हमने एक्चुअली F इक्वल्स टू ma को ही हल्का सा मॉडिफाई कर दिया। फोर्स मतलब वेट, यहाँ पे फोर्स इज वेट ओनली, वेट इज फोर्स ओनली। और एक्सेलरेशन की जगह हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख दिया, क्योंकि जब हम वेट को मेजर कर रहे हैं तो उस पर कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो वी हैव रिटन g। सो आवर इक्वेशन बिकम्स W इक्वल्स टू mg। इसको एकदम से मत भूलना। तो इस इक्वेशन से देखेंगे कि मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अगर मेजर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हमें वेट मिल जाता है। यानी वेट को मेजर करने के लिए हमें मास की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मास के बिना हम वेट मेजर कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रोडक्ट ही वेट होता है। ठीक है। तो अगर किसी बॉडी का मास चेंज हो जाएगा तो उसका वेट भी चेंज हो जाएगा। सो डिफरेंट मास का बॉडीज़ का डिफरेंट वेट्स होता है। क्यों? क्योंकि वेट मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। तो इक्वेशन को फिर से देखो, W इक्वल्स टू mg। अभी ये जो g का वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारे अर्थ में कितना है? g का वैल्यू सभी लोगों को पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अर्थ का वैल्यू है। लेकिन मून में जाएंगे तो g का वैल्यू चेंज हो जाता है। मून में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत कम होता है अर्थ के कंपैरिजन में, 1/6 रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से हमने ये पता किया है। तो मून में, चांद में अगर कोई ऑब्जेक्ट को तुम गिराओगे, वो गिरेगा ज़रूर, क्योंकि उस चांद में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो गिरेगा ज़रूर, लेकिन बहुत धीरे धीरे गिरेगा। क्यों बहुत धीरे धीरे गिरेगा? अर्थ में, अर्थ का जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो ज़्यादा है मून के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो मून में बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा फ्री फॉलिंग में, वो बहुत धीरे धीरे होगा। तो इसीलिए g का जो वैल्यू है ना, वो डिफरेंट प्लैनेट्स में डिफरेंट होता है। एज अ रिजल्ट वेट ऑफ द बॉडी विल ऑल्सो डिफर इन डिफरेंट प्लैनेट्स। अर्थ में तुम्हारा जो वेट होगा, क्या तुम मून में जाके अपना वेट को मेजर करोगे? क्या वही वेट होगा? नहीं। तुम्हारा मास सेम होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर को मास बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ मैटर तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारा वेट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि g का वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग और समझेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। आई थिंक क्लियर बहुत लोगों को हो भी चुका है। इस इक्वेशन को देखते हैं तो समझ में और अच्छी तरह से आ जाएगा। हमने अभी पढ़ा W इक्वल्स टू mg। ठीक है। तो मास ऑफ द बॉडी तो कांस्टेंट रहता है कहीं पे भी, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर इज़ नॉट चेंजिंग। तुम्हारा बॉडी का कितना मैटर से बना हुआ है, पृथ्वी में भी जितना मैटर से बना हुआ है, तुम चांद में भी जाओगे थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो मास इज़ नॉट चेंजिंग, बट दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ चेंजिंग। इट इज़ डिफरेंट इन अर्थ, इट इज़ डिफरेंट इन मून, इट इज़ डिफरेंट इन अनदर प्लानट। सो इफ़ यू गो फ्रॉम वन प्लानट टू अनदर, और इफ़ यू गो टू अर्थ टू मून, योर मास विल रिमेन अनचेंज्ड, बट योर weight will change. Why? Because this g will change. Are you understanding what I'm trying to say? Okay. So कितना चेंज हो जाएगा अर्थ और मून के डिफरेंस कितना है? तो ये मैं बता दूँ, 1/6 घट जाता है मून में। अगर तुम्हारा अर्थ में तुम्हारा वेट है 60 न्यूटन, अगर तुम्हारा अर्थ में वेट है, तो चांद में जाओगे तुम्हारा वेट कितना हो जाएगा? 1/6 ऑफ दिस वेट। तो 1/6 ऑफ 60 दैट इज़ 10 न्यूटन। तो चांद में जाओगे तुम्हारा वेट बस 10 न्यूटन का वेट शो करेगा। ठीक है। तो तुम इतना कम तुम्हारा वेट, दैट मीन्स वेट इज़ चेंजिंग। नाउ लेट अस सी द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट पॉइंट तो डेफिनेशन है, मास इज़ द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी। कितना मैटर है उसका मेजर को हम बोलते हैं मास। यहाँ पे एट रेस्ट लिख दिया है, क्योंकि कुछ ऐसे वेरी 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 वेरी
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनका अगर हम उसको हाई स्पीड में एक्सेलरेट करेंगे तो उसका मास भी चेंज हो जाता है। तो इसीलिए रेस्ट में उसका कितना मास होता है, दैट इज़ एक्चुअली द मास ऑफ द बॉडी। तो फिलहाल हम उस टॉपिक में अभी डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस में है नहीं, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स बोल के एक सब्जेक्ट है, वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हेन एटॉमिक पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड विथ हाई स्पीड देन इट्स मास गेट्स चेंज्ड। हालांकि दैट इज़ नॉट इन आवर पार्ट ऑफ डिस्कशन हियर। सो बेसिकली अभी तुम इतना जानो कि मास इज़ द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। वेट क्या है? वेट इज़ द फोर्स। देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना वेट फोर्स होता है, तो लिख दिया वेट इज़ द फोर्स। कौन सा फोर्स? इट इज़ द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी। हो गया। मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन का। वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन होता है। वेट का क्या डायरेक्शन होता है? ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। अगर कोई बॉडी है उसका वेट का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड्स मतलब टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। तो ये वेट का डायरेक्शन होता है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट इज़ केजी, और वेट का न्यूटन होता है, नया चीज़ तो है नहीं। मास को मेजर करते हैं बीम बैलेंस से, फिजिकल बैलेंस से, और वेट को मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, ठीक है। चलो ये चीज़ क्लियर है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ ऑल्सो क्लियर, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड इट डज नॉट चेंज विथ प्लेस टू प्लेस। Just I told this, but weight is not constant, it varies from place to place due to, क्यों वैरी करता है? Due to the change in the value of g। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना g, ये पोल्स और इक्वेटर के पास भी हल्का वैरी करता है। पोल्स के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होता है और इक्वेटर के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। हालांकि हम लोग इसको न्यूमेरिकल्स में तो कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन फिर भी स्लाइट डिफरेंस आता है। पोल्स में अगर हम जी को मेजर करेंगे दैट विल बी मोर दैन दैट ऑफ इक्वेटर। सॉरी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, जो वेट होगा तुम्हारा पोल्स में, अगर तुम जाओगे टूवर्ड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तुम्हारा वेट हल्का सा ज़्यादा होगा इक्वेटर में अगर तुम अपना वेट को मेजर करोगे उस कंपैरिजन में, ठीक है। तो वेट चेंज होता है, हल्का सा वैरी कर जाएगा तुम्हारा, लेकिन मास विल नेवर वैरी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। नाउ सम ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स को हम लोग पढ़ेंगे। फोर्स का बेसिक यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट्स में दो यूनिट्स को आज हम पढ़ेंगे। वन इज़ किलोग्राम फोर्स, जिसको KGF बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, किलोग्राम फोर्स। तो 1 kgf कितना होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग ग्राम फोर्स, एक दूसरा यूनिट होता है ग्राम फोर्स, जिसको हम लोग GF लिखते हैं। सो 1 GF कितना न्यूटन होता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, या कितना डाइन होता है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड 1 किलोग्राम फोर्स या 1 kgf। 1 किलोग्राम फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ मास ऑफ 1 kg। 1 kg मास पर कितना अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दैट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज 1 किलोग्राम फोर्स, ठीक है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये पृथ्वी है, तुम्हारा है, मेरा भी है, सबका है। एंड हियर सपोज 1 kg मास है, 1 kg का कोई बॉल है। इस 1 kg मास पर पृथ्वी कुछ फोर्स लगा रही है, अपने तरफ खींच रही है। तो ये 1 kg फोर्स पर जितना अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स लगाया जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 किलोग्राम फोर्स। अब तुम बताओ, प्रीवियस लेक्चर में ही हमने पढ़ा था कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया जाता है 1 kg अमाउंट ऑफ मास पे। अगर प्रीवियस लेक्चर मेरा देखे हो तो डेफिनेटली तुम्हें पता होगा कि 1 kg मास पर 9.8 न्यूटन का फोर्स लगता है। 9.8 न्यूटन का फोर्स अर्थ लगाता है, 1 kg मास को खींचता है। तो यानी हमारा 1 kgf का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 kgf का वैल्यू हो जाएगा 9.8 न्यूटन। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में इसको हम 10 न्यूटन राउंड अप करके ले लेते हैं। तो बेसिकली ये 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 kgf। नाउ सिमिलरली वी विल डिफाइन 1 ग्राम फोर्स यानी 1 gf। सो 1 ग्राम फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मास ऑफ 1 ग्राम। तो वही सेम डेफिनेशन है, दिस इज द अर्थ, आवर अर्थ, एंड हियर सपोज 1 ग्राम मास इज देयर। इस 1 ग्राम मास को अर्थ जितना फोर्स से खींच रहा है उतना अमाउंट ऑफ फोर्स को हम बोलते हैं 1 ग्राम फोर्स। तो हमें पता है क्या होता है, इसको अगर हम कन्वर्ट भी करेंगे, इसके इक्वेशंस को थोड़ा सा अगर हम लिखेंगे इस तरह से, तुम्हारा और क्लियर हो जाएगा कि 1 ग्राम फोर्स मतलब
फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, हमने पढ़ा था मास इंटू एक्सेलरेशन, पढ़ा था ना न्यूटन सेकेंड लॉ में, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये 1 gf इज़ एक्चुअली फोर्स, सो वी आर राइटिंग m इंटू ए। तो कितना मास हमें लेना है दिया हुआ है डेफिनेशन में 1 ग्राम, और कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज एक्चुअली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो वी आर राइटिंग इट g। So how much amount of acceleration is produced, acceleration due to gravity in case of in CGS unit, हमें तो पता है SI यूनिट में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है, और CGS यूनिट में होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यही जो 980 इंटू 1 आ गया 980, और यूनिट हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी यूनिट को क्या बोला जाता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं हम, डाइन बोल सकते हैं, विच इज़ द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो व्हाट विल आई डू, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मैंने इरेज कर दिया और मैंने यहाँ लिख दिया डाइन। डाइन इज़ व्हाट, डाइन इज़ द CGS यूनिट ऑफ फोर्स विच इज़ इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सारा चीज़ हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, 1 ग्राम फोर्स इक्वल्स टू 1 gram force equals to 980 dyne. So 1 gram force equals to 980 dyne. 1 kgf kilogram force equals to 9.8 न्यूटन। ये दोनों इक्वेशंस को, रिलेशंस को याद कर लेना चाहिए। नाउ वी शैल डिस्कस अ फ्यू न्यूमेरिकल्स, और आज का वीडियो फिर हम लोग एंड करेंगे, लेकिन एंड तक देखना आज का वीडियो, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉपी में साथ साथ बनाते जाओ। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है बिटवीन टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ है, दोनों बॉडीज़ के बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है निकालना है। दोनों बॉडीज़ का मासेस दिया हुआ है, 40 kg है फर्स्ट बॉडी का मास यानी m1 का मास, और m2 का मास 80 kg है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 15 मीटर, एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज़ व्हाट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका वैल्यू भी दिया हुआ है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सब तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आज पढ़ लिया था। तो ये इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। कैपिटल G का वैल्यू दिया हुआ है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11, एंड m1 का वैल्यू 40 kg, m2 का वैल्यू 80 kg, और r का वैल्यू भी दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 15, तो 15 स्क्वायर नीचे। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 9.5 इंटू 10 टू द पावर -10 न्यूटन। आई होप दिस न्यूमेरिकल इज़ वेरी वेरी क्लियर एंड ईजी टू डू। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसको ऐसे मत सोचो मैं तो बना ही लूँगा, इतना सिंपल है। इस कैलकुलेशन को क्या तुम कर पा रहे हो अपने से, इसको ट्राई करो। ठीक है, जब तक अपने से सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है, इसीलिए इसको सॉल्व करो एंड ब्रिंग द आंसर बाय योरसेल्फ। आई थिंक एवरीबडी विल बी एबल टू डू। इन केस यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस mathematical calculation, then let me know in my email ID. Now here the second question, taking the mass of the earth equal to 6 into 10 to the power 24 kg, this is the mass of the earth given, and its radius equals to इतना मीटर, radius भी दिया हुआ है 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। Calculate the value of acceleration due to gravity, मुझे acceleration due to gravity यानी G का वैल्यू निकालना है एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर, 2000 किलोमीटर, नॉट मीटर, 2000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, और G का वैल्यू दिया हुआ है, कैपिटल G का वैल्यू। सो क्या क्या फिगर को मैं थोड़ा बनाता हूँ। दिस इज़ आवर अर्थ का मास दिया हुआ है, और अर्थ का रेडियस भी दिया हुआ है, सेंटर से रेडियस भी दिया हुआ है। चलो रेडियस को हम कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी 2000 किलोमीटर हाइट अबव द अर्थ है, यानी ये अर्थ से कुछ डिस्टेंस पर है, और कितना हाइट है, ये हाइट है h से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज़ 2000 किलोमीटर। यानी अगर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, इक्वेशन है टोटल डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, तो हमें ये कैपिटल R और ये h दोनों को ऐड कर लेना है, दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ R इन द इक्वेशन। तो हमारा इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, ये इक्वेशन हमने पढ़ा था ना, G इक्वल्स टू GM बाई आर स्क्वायर, प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था। दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू GM, कैपिटल GM इन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये जो M क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल G क्या है,
universal gravitational constant, and this r is what? This r is the distance of separation. तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन में हम यहाँ पर इस h को भी कंसिडर करेंगे और रेडियस ऑफ द अर्थ को भी कंसिडर करेंगे. तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह का दिखेगा, gm/r+h होल स्क्वायर. नाउ वी विल पुट द वैल्यूज and we will get 5.7 meter per second square. ओके, वन थिंग, हाउ डिड वी गेट दिस r प्लस एच? इसको ऐड कैसे किए? तो ये मैथमेटिकल तुम्हारा कैलकुलेशन है. ये r का वैल्यू है, ये h का वैल्यू है, दोनों को हम ऐड किए. कैसे ऐड किए? 10.6 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 6 दोनों में है, दोनों टर्म्स में. तो हमने 10 टू द पावर 6 को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? 6.4 प्लस 2, तो वो हो गया 8.4. ठीक है, तो हमारा 8.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर आ जाएगा. ठीक है, ये तो आई थिंक वेरी सिंपल है, तुम लोग बना लोगे. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द मून. ठीक है, मास ऑफ द बॉडी कितना है? 10 kg. इसको हम अर्थ से मून में ले जाते हैं, पृथ्वी से चांद पे ले जाते हैं. तो पहले सोचो, बताओ तो मास का वैल्यू चेंज होगा? बिल्कुल चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट. नाउ क्या लिखा हुआ है? इफ़ द वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ऑन मून इट इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अर्थ में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर g का वैल्यू है, मून में है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ. पहले अर्थ है ना, फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ. वेरी सिंपल. वेट का क्या फॉर्मूला था? मैंने बताया था ना, mg. तो यहाँ पे अभी हम अर्थ पे निकाल रहे हैं, तो जी अर्थ लिखते हैं इसको. ठीक है, सिंबल लेते हैं. तो व्हाट इज़ द वैल्यू? m इंटू जी अर्थ. m क्या है? 10. जी अर्थ मतलब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना है? 9.8. कितना आ जाएगा? 98 न्यूटन. सिमिलरली मास ऑफ दी उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या है? मास एंड वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून. तो मास तो चेंज नहीं होगा, 10 kg होगा, लेकिन मून पर उसका वेट कितना हो जाएगा? m इंटू जी करेंगे, लेकिन इस बार हम g का मून वाला g लेंगे. तो 10 इंटू 1.6 दैट विल गिव मी 16 न्यूटन. तो देखो, अर्थ में मास और मून का मास तो सेम है 10 kg, लेकिन वेट डिफरेंट हो गया. अर्थ में वेट है 98 न्यूटन और मून में वेट हो गया 16 न्यूटन. तो वेट वेरी कर जाता है. आई थिंक क्लियर है. चलो अब कुछ क्वेश्चन दूसरा टाइप का करते हैं, वो फ्री फॉलिंग वाला क्वेश्चन करते हैं. अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट. ऊपर से गिराया जाता है, रेस्ट में था तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0. इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि उसको रेस्ट से गिराया जा रहा है. इट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी. ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड. डिस्टेंस कवर्ड मतलब मुझे h का वैल्यू निकालना है बाई इट इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स. टाइम भी दिया हुआ है, g का वैल्यू भी दिया हुआ है. तो टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड्स. g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u इज़ 0. अब कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे? h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. प्लस क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि बॉडी को फ्री फॉलिंग किया जा रहा है, ऊपर से गिराया जा रहा है. इसको बना लोगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वी विल गेट 19.6 मीटर्स. ईजी है ना, बड़ा ईजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक. या अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रीली इन अ रिवर. इसको भी रिवर में गिराया जाता है फ्रॉम अ ब्रिज. इट टेक्स 5 seconds टू टच द ग्राउंड. 5 seconds लगता है ग्राउंड को टच करने के लिए. टच द रिवर में टच करने के लिए. यहाँ पे एक चीज़ हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये फ्री फॉलिंग का केस है. हालांकि यहाँ पे एयर का फ्रिक्शन तो ज़रूर लग रहा है, बट यहाँ क्वेश्चन में ही मुझे बोल दिया गया है कि आप जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो. तो मुझे यहाँ पे एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना पड़ रहा है. ठीक है, वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज़ अ आइडियल केस. तो यहाँ नदी है और ब्रिज से तुम पत्थर गिरा रहे हो, तो ब्रिज से पत्थर गिरा रहे हो, तो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया बॉडी, जो हाइट हो गया, दैट इज़ h. ओके, एंड उसको कैलकुलेट करना है. वी हैव टू कैलकुलेट द h एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर द स्टोन टू टच द रिवर सरफेस. 5 seconds लिखा हुआ है. रिवर को टच करने के लिए 5 सेकेंड लग रहा है. सो नाउ जी का वैल्यू दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और मुझे u का वैल्यू भी दिया हुआ है. u इज़ 0 बिकॉज इट हैज़ बीन ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट. नाउ वी विल यूज़ दिस इक्वेशन, वेरी सिंपल, एंड वी विल गेट हाइट कितना, h का वैल्यू आ जाएगा 122.5 मीटर. आई होप क्लियर है. सेकेंड क्वेश्चन इज वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन इन 2 seconds. तो 5 seconds का तो हमने निकाल लिया, लेकिन 2 seconds का अब निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? यही इक्वेशन यूज़ करेंगे. डिस्टेंस कवर्ड, अभी हम डिस्टेंस की जगह h यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसको भी
पूरा पानी को वो टच नहीं किया, क्योंकि पानी को उसने टच किया 5 सेकेंड बाद, है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू टच द वाटर। तो 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये हमें निकालना है, तो उसको हम ऐसी से डिनोट कर रहे हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्टोन, सपोज वो कुछ हवा में ही रहेगा उस टाइम तक आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो लेट दैट डिस्टेंस बी एस। S equals to ut plus half gt square, and in place of t we have put 2, in place of g we have put 9.8, and we have got 19.6 मीटर। यानी 2 सेकेंड बाद वो 19.6 मीटर का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कवर किया था, और 5 सेकेंड बाद वो पूरा वाटर को टच कर दिया था। ठीक है, न्यूमेरिकल क्लियर है, इजी टाइप का न्यूमेरिकल है। इस तरह का न्यूमेरिकल हमने प्रीवियस चैप्टर में बहुत सारा बनाया था। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। एक लाइक मार देना अगर अच्छा लगा तो, अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू, एंड योर कमेंट्स आर मोटिवेटिंग मी। एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड। टिल देन, स्टे होम एंड स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स।